हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं फिर आपके सामने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अक्टूबर मंथ के नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि जितनी भी ट्रिक्स हो सकती है, जितनी भी टिप्स हो सकती हैं और जितनी भी इजी तरीके से आपको समझाया जा सकता है करंट अफेयर्स, मैंने पूरी कोशिश की है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस यही एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। कैबिनेट अप्रूव्स रुपीज 22,000 crore as one time grant to 3 PSU OMCs for losses in domestic LPG. Which of the following is not one of the OMC? तो कैबिनेट ने 22,000 करोड़ का अनुदान दिया है 3 PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो इनमें से सवाल है, इनमें से वो कौन सी कंपनी नहीं है जिसको 22,000 करोड़ के अनुदान में इंक्लूड किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ONGC, IOCL, HPCL या BPCL। तो आपका आंसर है ONGC। जी हाँ, ONGC को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ONGC, IOCL, HPCL और BPCL इसमें इंक्लूडेड है। तो आप याद रख सकते हैं कि ONGC में तो प्रॉफिट ऑन है, ऑन मतलब ONGC, तो ऑन से प्रॉफिट ऑन है, तो इसको प्रॉफिट नहीं, इसको अनुदान नहीं मिला है, इसको वन टाइम ग्रांट नहीं मिला है। बाकी HIB को मिला है, HPCL, I से IOCL, B से BPCL। तो HIB को ग्रांट मिला है। ठीक है, HIB को 22,000 करोड़ का ग्रांट मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेक्टर इज केटर्ड बाय PM डिवाइन स्कीम। जो PM डिवाइन स्कीम है वो किस क्षेत्र के लिए काम कर रही है? रिलीजियस डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वाटर टेबल अपग्रेडेशन या एजुकेशनल एम्पावरमेंट। तो अगर आप सोच रहे हैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए तो आप गलत हैं, क्योंकि सही आंसर है इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जी, PM डिवाइन स्कीम जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है। अंडर दिस देयर विल बी क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएट लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर यूथ एंड वीमेन। दिस विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए PM डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको याद रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस? तो सिक्स्थ एडिशन जो हुआ है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, उसका थीम क्या था? मेटावर्स अवर न्यू रियलिटी, आत्मनिर्भर मेटावर्स, न्यू डिजिटल यूनिवर्स या मोबाइल यूनिवर्स। तो इसका आंसर है दोस्तों न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ था, तो न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो न्यू डिजिटल यूनिवर्स न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, इसलिए मोबाइल कांग्रेस का थीम थी न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Following becomes the first company to launch 5G सर्विसेज इन इंडिया। 5G सेवाओं को देने वाली पहली राष्ट्रीय कंपनी या भारतीय कंपनी कौन सी है? एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, रिलायंस जियो या एयरटेल जियो कोलैबोरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल ने पहली बार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च की है। किसने? भारती एयरटेल ने पहली बार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च की है। तो याद रखना आसान है, भारती से भारत और भारत से पहली बार 5G सर्विसेज। तो भारत में पहली बार 5G सर्विसेज जो लॉन्च की है वो है भारती एयरटेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नई पॉलिसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, विच सेक्टर वुड बी बेनिफिटेड आफ्टर सेटिंग अप ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सेटअप होने के बाद किसको सबसे ज़्यादा आसानी होगी? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं बैंक्स, एकेडमिक्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं बैंक से तो दोस्त गलत हो गए आप यहाँ, क्योंकि सही आंसर है एकेडमिक्स। जी हाँ, ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है ये बनाया जा रहा है अंडर
National Education Policy 2020. It enables the integration of academic and vocational domains to ensure flexibility and mobility between them. ये अभी पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस में है, तो अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये मल्टी डायमेंशनल टूल डेवलप कर दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज़ इन लाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी. जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से ये फ्रेमवर्क सेटअप होगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी और मोबिलिटी होगी, ताकि आप अपने वोकेशनल डोमेन्स और एकेडमिक डोमेन्स को आराम से इंटीग्रेट कर पाए विदाउट एनी हैजल. ठीक है, तो समझ में आ गया. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज़ फॉर एकेडमिक्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. या इसे एक विनती मान लीजिए कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए. अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत इन्वॉल्व है. कोई मेरी टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं एस्पिरेंट भी हूँ, तो साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है. तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे अपने भाई को तो अच्छा ही लगेगा. हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, मैं उतना अच्छा भी कंटेंट नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ, बट मैं सीखते सीखते सीख जाऊँगा. और मेरी कोशिश है कि जितना हो सकता है हर एक क्वेश्चन में मैं ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कम से कम जीके या जीएस की टेंशन ना हो. बाकी डोमेन में आप अपना काम करें, लेकिन इस डोमेन को एकदम केयरफ्री बनाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ. तो प्लीज़ एक लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर अपने में कर सकते हैं आप, इतना तो कर ही सकते हैं. चलिए, ये तो हो गई प्रचार की बातें. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मिशन लाइफ. तो मिशन लाइफ तो आप जानते ही हैं, जो मोदी जी ने इनको COP26 में लॉन्च किया था. लाइफ का फुल फॉर्म बताइए, अच्छा आपको अगर पता है तो मुझे लगेगा कि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं, थोड़ा मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, थोड़ा टू वे पार्टिसिपेशन भी होगा तो मुझे अच्छा लगेगा. तो आपके ऑप्शंस हैं 2022 से 2024, 2023 से 2026, 2022 से 2027, 2021 से 2026. तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2022 टू 2027. 2022 से 2027 तक का इसका टाइम पीरियड है. जैसा कि मिशन लाइफ आप जानते हैं, मोदी साहब ने COP26 में इंट्रोड्यूस किया था स्कॉटलैंड में नवंबर 2021 में. इस मिशन का 5 ईयर, ये मिशन 5 ईयर प्रोग्राम है जो कि शुरू होगा 2022 से और ख़त्म होगा 2027 में. इन द फर्स्ट ईयर इट विल बी क्यूरेटेड एंड इंक्यूबेटेड बाय नीति आयोग एंड देन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टेली मानस क्या है, ये तो आप जान गए टेली. अब मानस का यहाँ क्या अर्थ है आपको ये बताना है. इज इट एन एजुकेशनल सर्विस, मेंटल हेल्थ सर्विस, स्पोर्ट्स सर्विस या हेल्थ सर्विस. तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेंटल हेल्थ सर्विस. ये तो इसी में है, मन मन को ठीक रखना, मेंटल हेल्थ ठीक रखना. इसी के बारे में टेलीमानस एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है. दिस इंटेंड्स टू ऑफर 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया विद अ फोकस ऑन पीपल हु लिव इन रिमोट और अंडरसर्व्ड एरियाज. ठीक है, ये इनिशिएटिव है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का. ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई कभी भी टेंशन हो, कभी भी किसी बात के लिए परेशानी हो, तो आप इसमें आराम से फ़ोन कर सकते हैं. आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. दोस्तों याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है आप जो सपना देख के चले हैं वो पूरा ही हो, पर आपका सपना एक बहुत ही छोटा सा अंग है आपके जीवन का. आपका जीवन बहुत बड़ा है और मानव जीवन मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो आप इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा. मेहनत करते रहिए, फल मिले ना मिले बस मेहनत करते रहिए. एंड में ये याद रहेगा आप एफर्ट किए थे. आपके दिल को सुकून मिलेगा कि आपने एफर्ट किया. तकलीफ होगी आपको कि आपका नहीं हुआ, या लेकिन आपका होगा. आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं आप लोग का हुआ. किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि मानव में जन्म लेना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक उपलब्धि होनी चाहिए. ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि आपके साथ, आपके सपनों के साथ आपके माँ बाप की खुशियाँ जुड़ी हैं. और आप सपने पूरा करें या ना करें, आपके माँ बाप आपको उतने ही दिल से चाहेंगे, उतना ही प्यार करेंगे. तो अपने माँ बाप के लिए कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे उन्हें तकलीफ़ हो. आप मेहनत करते रहिए, वो भी ध्यान में रखते हैं कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, पर उनको तकलीफ़ हो, कोई ऐसा काम, कम से कम डिप्रेशन या ऐसी कोई ऐसी चीज़ ना कर दीजिएगा जिससे उन्हें बहुत ही मानसिक तकलीफ़ हो. ठीक है, चलिए बहुत लेक्चर हो गया, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ.
इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट ने फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, आप फुटबॉल किसी भी दिशा में मार सकते हैं, किसी भी दिशा में मारेंगे ओडिशा में ही जाएगी, क्योंकि ओडिशा को ही इसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ओडिशा। तो ये जो लॉन्च किया है ये नवीन पटनायक जी, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव टू प्रमोट द स्पोर्ट अमंग स्कूल चिल्ड्रन इन ओडिशा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सच प्रोग्राम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसको हम लोग फीफा कहते हैं, टू प्रमोट फुटबॉल इन इंडिया। तो फुटबॉल किसी भी दिशा में मारिए, हर किसी के पास जाएगी। ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल किसी भी दिशा में, तो ओडिशा में। होप यू आर लाइकिंग माई ट्रिक्स। द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़। तो ऑपरेशन गरुड़ जो है वो किस चीज़ के लिए या किस इंस्टीट्यूशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ऑब्जेक्टिव तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीबीआई ने। सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है फॉर नैबिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। तो नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने और अरेस्ट करने के लिए इनके ऑपरेशंस को, इनके नेटवर्क को सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा चलाया गया है फॉर सीजिंग नारकोटिक्स ड्रग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। तो इंडिया का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या बिहार। तो दोस्तों सही आंसर है। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी नेचुरल गैस हो, कहीं का भी हो, वो रात में बंद हो ही जाएगा। तो बस आप ये याद रखिए कि जो पहला सीएनजी है वो भी रात में बंद होगा, क्योंकि वो गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है वो? भावनगर, गुजरात में है। तो पीएम मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल पोर्ट एंड ऑफ ब्राउनफील्ड पोर्ट अलॉन्ग विद वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स इन भावनगर, गुजरात। तो ये भावनगर, गुजरात में उन्होंने, पीएम साहब ने सीएनजी टर्मिनल को ऑपरेट किया और इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सीएनजी रात में बंद हो जाएगा, कोई भी टर्मिनल हो रात में बंद होगा। तो रात में क्यों बंद होगा? क्योंकि वो गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पीएम लगा हुआ है। तो जिसमें प्रधानमंत्री लग जाता है तो वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसकी करेंसी अपने आप में ही बढ़ जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम समृद्ध केंद्र? पीएम समृद्ध केंद्र किस लिए बनाया गया है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, इजी एक्सेस टू लोन टू फार्मर्स, प्रमोशन ऑफ विमेन फार्मर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स या अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। बताइए इसका आंसर क्या है? समृद्धि किस चीज़, समृद्धि केंद्र जो जुड़ा पीएम जी का समृद्धि केंद्र वो किस चीज़ से जुड़ा है? लोन से, कि विमेन फार्मर्स के प्रमोशन से, कि रिटेल फर्टिलाइजर शॉप से या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से, मतलब ट्रैक्टर हो गया, हसिया हो गया, ये सब चीज़ें होंगी वो इजी तरीके से छोटे किसान को उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स। जी, पीएम समृद्ध केंद्र क्या करेगा, जो रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स हैं उनको पीएम समृद्ध केंद्र में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए कोयम्बटूर में 2 फैसिलिटीज़ भी लॉन्च की गई हैं, जो कि लगभग 3.5 लाख रिटेल फर्टिलाइजर्स को पीएम समृद्ध केंद्र में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये जो स्कीम चल रही है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर वुड मैगजीन इंडियन एज केटर टू? तो इंडियन मैगजीन जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर या स्पोर्ट? तो आपका सही आंसर है दोस्तों फर्टिलाइजर। जो इंडियन एज है ये ई मैगजीन है ऑन फर्टिलाइजर, जो
which provides information on domestic and international fertilizer scenarios, including recent developments, price trend analysis, availability and consumption, and success stories of farmers among others। ठीक है, तो इंडियन एज जो है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड मैगजीन है। इसको याद रखने के लिए ई से एज से ई के बाद क्या आता है एफ, तो किसके लिए काम करती है? फर्टिलाइजर। ठीक है, तो एज किसके लिए काम करेगी या क्या कंसिस्ट करेगी? फर्टिलाइजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ भी इंटरनेशनल इवेंट अगर कुछ इंडिया में होता है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है व्हेन वाज द लास्ट इंटरपोल हेल्ड इन इंडिया। आपको पता ही होगा अभी इंटरपोल की जनरल असेंबली की जो इवेंट हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, पर इससे पहले लास्ट टाइम इंडिया में वो कब हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं 1996, 1997, 1998 या 1999। तो दोस्तों सही आंसर है 1997। जी हाँ, जो इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी वो 25 साल पहले 1997 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 97 में मतलब 25 साल पहले ये इंटरपोल इंडिया में हुई, इंटरपोल की जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी वो इंडिया में हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1997। दोस्तों मैं बहुत छांट छांट के क्वेश्चंस लाता हूँ। आपको एक टाइम पे लग सकता है कि पता नहीं पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर आपको इसमें कुछ करना तो है नहीं। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, आपको बस एक बार देखना है, एक दो बार देखना है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जब वो ऑप्शन आपके सामने आएगा एग्जाम में तो बस आपको मार देना है। तो बस मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे ये मेरी विनती है कि प्लीज़ एक दो बार बस देखिए वीडियो, फिर आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगी। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ट्रिक दूँ, ताकि 2-3 बार आप ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Having supercomputers has been inaugurated by IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी ने कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं पवन कामरूप, पवन बोडो, ये BODA होगा, बोडा नहीं, पवन बोडो, पवन ब्रह्मपुत्रा या पवन खामाख्या। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर अगर पवन कामाख्या सोच रहे हैं आप तो आप गलत हैं। हाँ, वहाँ कामाख्या देवी का बहुत ही प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है आसाम में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सुपर कंप्यूटर भी इसी नाम का है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का नाम है पवन कामरूप। जी हाँ, जो IIT गुवाहाटी ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है पवन कामरूप। पवन कामरूप ये सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है। ठीक है, इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, जो कि हेल्प करेगा एडवांस रिसर्च इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स, वेदर, क्लाइमेट, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। तो पवन कामरूप को IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, को याद रखना है। आप इसलिए मैंने ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनाए थे, ताकि आपको बस आपने अगर एक बार इसको पढ़ा भी हो तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बहुत ऐसे रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं कई बार कि हम लोग को समस्या उठानी पड़ जाती है। तो मैं नहीं चाहता आप उस समय कोई भी समस्या झेलें। तो जितने तरीके की एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस बनाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक लॉन्च्ड। तो क्वेश्चन है आपका, इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक कहाँ लॉन्च हुई है? एल्यूमिनियम तो आप जानते ही एक मिनरल है। फ्रेट मतलब जो माल होता है, जो जैसे कोयला हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसकी रेक, रेक मतलब वो जो माल गाड़ी होती है उसके डब्बे को रेक कहते हैं। तो ये रेक कहाँ लॉन्च हुई है? ओडिशा में, पंजाब में, बिहार में या तमिलनाडु में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओडिशा। पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक जो लॉन्च की गई है वो ओडिशा में लॉन्च की गई है, जो कि 61 वैगन की है। ठीक है, इसको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में इंटेलिजेंसली बिल्ड किया गया है, जो भी कैरी करेगी कोल फॉर हिंडाल्को आदित्य स्मेल्टर इन लापांगा ओडिशा विद बिलासपुर छत्तीसगढ़ एज इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये ओडिशा से निकलेगी, लापांगा से ओडिशा के, और जाएगी बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो खैर आपको याद रखना है कि जो फ्रेट रेक है वो भी किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे फुटबॉल फॉर ऑल किसी भी दिशा में जा सकती है, वैसे ये जो एल्यूमिनियम फ्रेट है ये भी किसी भी दिशा में जा सकती है। देखा दोस्तों, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरलिंकिंग ऑफ न्यूज़ हो, ताकि आपको बेहद आसानी हो एग्ज़ाम में मार्क करने में क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मुझे ये ना लगे कि बस छोटे कंटेंट क्रिएटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, इंडिया में लार्जेस्ट, जो कि एशिया का लार्जेस्ट होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो दोस्तों आपका सबसे बढ़िया आंसर है इस समय पंजाब। ठीक है, पंजाब में सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, जिसको कमीशन किया गया है 22,000 करोड़ की एफडीआई की मदद से। ठीक है, और जिस मुहिम के तहत ये बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, उसको कहते हैं सतत, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, सतत। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा सतत को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है कंप्रेस बायोगैस प्लांट? ये पंजाब में लॉन्च किया गया है, संगरूर में। ठीक है, आपको याद रखना है संगरूर इज द प्लेस वेयर दिस लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? ठीक है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर तो बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं महाराष्ट्र आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको महा एमटीएस, जिसको नाम दिया गया है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड इन मुंबई। ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ महाराष्ट्र विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, तो याद रखना है, इससे तो याद भी होगा, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें एम है और जो ये लॉन्च किया है इसमें भी एम है। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राष्ट्र में माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ, कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल बथुकम्मा? तो आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना जो है वो सेलिब्रेट करता है बथुकम्मा। ठीक है, इसका मतलब होता है द मदर गॉडेस कम्स टू लाइफ। ये एनुअली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है, प्रीडोमिनेंटली इन तेलंगाना एंड इन सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए, हमारी अम्मा बहुत तेल लगाती हैं सर में। ठीक है, तेलंगाना से तेल, तेल का तेलंगाना और अम्मा का बथुकम्मा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक हो गई आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द स्टेट ऑब्लिक यूटी सेलिब्रेटेड द फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल? तो पहली बार बर्ड फेस्टिवल किस स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी या दमन एंड दीव। दोस्तों आप लोग थोड़ी देर के लिए पॉज किया करिए, फिर सोचा करिए और फिर आंसर दिया करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा कि आप अपने ऑप्शंस, अपने आंसर्स कमेंट में टाइप करिए। बस आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि आप कितनी चीज़ें आपको आती हैं या कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे लग रहेगा आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर आप नहीं भी लिखेंगे तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि आपको कितना आता है, आपकी जीके की नॉलेज, जो भी करंट अफेयर्स नॉलेज है, आपकी कहाँ तक है। तो बस इसीलिए मैं कभी कभी थोड़ा सा फोर्स करता हूँ कि कमेंट करने के लिए, जस्ट टू टाइप डाउन द आंसर्स। लेकिन जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। मैं बीच बीच में बहुत ज्ञान देता हूँ, आई नो। चलिए आप आंसर बताइए आगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में, पहलगाम में, अनंतनाग ज़िले में, जो कि साउथ कश्मीर में है, वहाँ पे फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल को इनॉग्रेट और सेलिब्रेट किया गया था। जो फेस्टिवल था उसको ऑर्गेनाइज किया था JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की दोस्तों एक बात आई है तो मुझे थोड़ा सा शेर व शायरी का भी शौक है। तो अमीर खुसरो ने कहा था दोस्तों, कई लोग को ये शेर पता होगा, पर अब कश्मीर की बात चली है, बहुत ही अपने आप में जो खूबसूरत है, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका, 20 सेकंड आपका लेना चाहूँगा शेर पढ़ने में। तो शेर यूं है कि गर फिरदौस बारे रुई ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। कहीं भी अगर फिरदौस मतलब जन्नत है ज़मीं पर, तो वो कश्मीर में है। यही है, यही है, यही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपकी भी कोई हॉबी हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कम से कम ये तो बता ही सकते हैं। आप मत दीजिए आंसर, पर कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बना रहे, मुझे भी आपको जानने का मौका मिले, आप लोग भी मुझे जाने। तो मुझे भी थोड़ा सा लिखने का शौक है, तो कभी कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, कुछ लोग मेरे बारे में अगर जानने की कोशिश की, तो मैं अपनी दो चार टूटी फूटी कविताएं अपनी भी सुना दूंगा। पर उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको मुझे जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी। वरना अभी तो जिस लेवल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसमें तो ऑलमोस्ट 2 या 3 सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी बढ़े, थोड़ा ऐसे पार्टिसिपेशन हो, थोड़ा पढ़ाई से हट के भी हम लोग अपने जीवन को एक रंग दें। एक पढ़ाई एक रंग नहीं है, अपनी हॉबी फॉलो करना थोड़े ही समय के लिए, समय निकाल के जीवन में आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो भी एक रंग है ज़िंदगी का। तो ज़िंदगी के सारे रंग हम लोग को देखने हैं, यही नहीं कि पढ़ाई में ही घिसे हुए हैं पूरे दिन। आप करिए, पूरे दिन पढ़िए, पर रात का कुछ समय या बीच में दोपहर का कुछ समय अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, तो आप अपने हॉबी को, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। अगर आपको गाना, जैसे मेरी आवाज़ तो आप लोग देख ही रहे हैं बिल्कुल ही नहीं पसंद है, पर फिर भी मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब बहुत थक जाता हूँ, वीडियो बना लेते हैं और खुद पढ़ाई कर लेता हूँ, तो 5-10 मिनट का आराम से रिलैक्सिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चला लेता हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स लगता है और थोड़ा सा इस मोनोटनी से ब्रेक मिलता है। बहुत ज़रूरी है, आप मशीन नहीं हैं। अपने आप को आप डिजिटाइज मत करिए, डिटॉक्स करिए अपने आप को डिजिटलाइजेशन से। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। पढ़ाई तो आप कल भी करेंगे, रोज करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक करेंगे, पर मशीन की तरह नहीं करना है ना आपको। आपको उसको बहुत ही मोनोटोनस नहीं बनाना है, एकदम मंडेन सी चीज़ नहीं बनाना है, रूटीन सी। आपको उसमें भी रंग भरना है। तो इस रंग भरने के लिए आपको हर चीज़ बैलेंस में करनी पड़ेगी। बहुत ही पढ़ना या बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, दोनों ही गलत है। ठीक है, तो मध्यम मार्ग अपनाइए, हमारे बुद्ध जी ने कहा था, मध्यम मार्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सॉरी। ठीक है, अभी मैंने आपको शेर व शायरी का भी थोड़ा माहौल क्रिएट किया। तो इसका आंसर है दोस्तों, बर्ड फेस्टिवल जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कोंगाली? कोंगाली क्या है? फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, एंशियंट ह्यूमन रिमेन्स है, या आयुर्वेदिक हर्ब है? देखिए यहाँ एंशियंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, माफ़ी चाहूँगा। तो बताइए आप, कोंगाली क्या है? तो जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है बहुत ही अच्छी बात है। आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छे लेवल पे है कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। बस वो एक कोई कंपाइलेशन मिल गया तो बस उसको पढ़ना शुरू कर दिया विदाउट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू डिटेल्स। आप, अगर आपने ये आंसर किया है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं मेरी तरफ से। तो आपका आंसर है ये फेस्टिवल है ये। इसका दूसरा नाम है काटी बहू। कटी बहू जानते, जैसे जानते हैं आप, बिहू जो है वो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो कटी बिहू का ही नाम कोंगाली है। ठीक है, ये एन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कटाई बुआई के दौरान ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो कटी बहू का जो नाम है वो कोंगाली है। ठीक है, ये फेस्टिवल है। तो गली गली में फेस्टिवल है, इसको आप याद कर सकते हैं, गली गली में कटी बहू, बहू सॉरी, बिहू, कटी बिहू। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गली गली में कटी बहू, बहू चलिए थोड़ा सा, तो आप याद करने को खैर कर सकते हैं। कोंगाली क्या है? कटी बहू बिहू है, कटी बिहू, जो कि आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि बेस्टू वर्ष इज बीन इन द न्यूज़, आपको पता होगा ये न्यूज़ में था। इट व्हाट इज इट रिलेटेड टू? किस चीज़ से इसका संबंध है? बेस्टू वर्षा। अब वर्षा से आप कई चीज़ समझ सकते हैं, अब देखते हैं आपको ये आता है कि नहीं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट, गुजराती न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर, या गोंड न्यू ईयर। दोस्तों आप बताइएगा कि जो गोंड है ये कहाँ की प्रजाति है, मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कहाँ की प्रजाति है, कहाँ पे इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, किस स्टेट में? ठीक है, तो क्वेश्चन पे लौटते हैं। बताइए कि बेस्टू वर्षा क्या है? ट्रेडिशनल स्पोर्ट, गुजराती न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर, या गोंड न्यू ईयर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये गुजराती न्यू ईयर है। ठीक है, गुजरात सेलिब्रेट्स बेस्टू वर्ष और गुजराती न्यू ईयर ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, विक्रम संवत के तहत
इनका 2079 में है। ये लोग अलग ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्वियसली फेस्टिवल है, न्यू ईयर का तो बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल क्रिएट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, जो बेस्टू वर्षा है वो गुजराती न्यू ईयर है। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा स्टेट है? गुजरात है, क्योंकि हमारे मोदी साहब वहीं से आते हैं। गुजरात का जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल है बहुत ही बेहतरीन है। कई लोगों ने, ऑब्वियसली क्रिटिक्स हैं अपनी जगह, पर जहाँ वहाँ पे काम हुआ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको याद होगा, जो 2002 में भुज में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद इतनी जल्दी से रिकवर करना, रिक्यूपरेट करना, इसकी इकोनॉमी को, स्टेट को, सबको रिहेबिलिटेट करना एक काबिल तारीफ वाला काम हुआ था। शायद इसको यूनाइटेड ने, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 2007 या 2008 में इसने इस पर्टिकुलर फीट को, पर्टिकुलर अचीवमेंट को यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज़ किया था कि ये बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट है या बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है कि 3-4 सालों में ही लाइफ फिर से एक ढर्रे पे आ गई थी। जो लाइफ एक एकदम से डिस्टेबलाइज हो गई थी, डिस्टर्ब्ड हो गई थी वहाँ पे, ओइंग टू अर्थक्वेक इन भुज। तो उसके बाद से इतनी जल्दी रिकवर करना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, ये गुजरात की बेहतरीन चीज़ थी। तो आप याद कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ है, बेस्ट टू वर्षा जो मनाते हैं वो गुजरात मनाता है, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट रिकवरी हुई है। ठीक है, ये याद रखने का एक तरीका है, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ ग्रैंड चैलेंज। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप जानते हैं ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसने जो ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है वो किस नाम से लॉन्च किया है? सोलर एक्स, सोलर वर्स, अरे हर जगह वर्स है भाई, मेटा वर्स, डिजी वर्स, ये वर्स, वो वर्स, अब तो ब्रह्मास्त्र वाला अस्त्र यूनिवर्स, अरे भाई पूरा मतलब क्या ही कहें, चलिए आगे। सोलर हैकाथॉन, और ये दूसरी चीज़ हैकाथॉन, टॉयकाथॉन, स्वच्छ हैकाथॉन, दो तीन चीज़ें तो जैसे एक बार ट्रेंड हो जाती है तो इतनी वायरल हो जाती है कि फिर उनका भूत ही नहीं उतरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आत्मनिर्भर एक और ट्रेंडिंग चीज़ है, मैं भी आत्मनिर्भर, गुटखा खा के कह रहे मैं भी आत्मनिर्भर, अरे भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो सोलर हैकाथॉन, आत्मनिर्भर सोलर चैलेंज, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एज अ ग्रैंड चैलेंज कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? सोलर एक्स, सोलर वर्स, सोलर हैकाथॉन या आत्मनिर्भर सोलर चैलेंज? जी, इसका नाम बताइए। ये मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऑप्शंस कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सोलर एक्स। जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने जो ग्रैंड चैलेंज नाम के नाम से शुरू किया है उसका नाम है सोलर एक्स। ठीक है, तो सोलर एक्स जो है ये आईएसए असेंबली ने अप्रूव किया था। It is planned to focus on innovation and startups that contribute to livelihoods, agriculture, health, small scale industrial applications। तो सोलर एक्स जो है एक तरह का स्टार्टअप ही है जो कि प्रमोट करेगा एनर्जी सेक्टर में, थिनिंग ऑफ द गैप ऑफ एनर्जी क्राइसिस मैनेज करेगा, सोलर स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट करेगा, क्योंकि आजकल की नीड है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सा कार्बन फुटप्रिंट्स अपने कम करें, और ये सब बातें हैं। तो सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज अप्रूव किया है इन्होंने। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर एक्स के नाम से जो चैलेंज है वो अप्रूव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेमकोश इज, हेमकोश है, क्या है हेमकोश? माउंटेन डायरी, ब्रेल असमीज डिक्शनरी, हिंदी मेडिकल डिक्शनरी या आयुर्वेदिक ट्रीटी? तो दोस्तों, अगर आप पॉज करके कमेंट करेंगे कि ये इसका आंसर है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट कोई एक भी इंसान अगर देख रहा हो, तो एक भी इंसान अगर कमेंट करेगा, तो मुझे, आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी 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 खुशी होगी। क्योंकि एक इंसान को, एक दोस्त को, अपने भाई को बताना ये सब बातें बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। ठीक है, तो मैं आपको और बोर नहीं करूँगा, तो आप आगे चलते हैं। तो ये बताइए हेमकोश क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये ब्रेल असमीज़ डिक्शनरी है। ठीक है, ब्रेल में लिखी हुई असमीज़ डिक्शनरी है। तो हेमकोश जो है, ये इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्स कॉपी ऑफ ब्रेल वर्जन ऑफ असमीज़ डिक्शनरी हेमकोश। प्राइम दोस्तों, बात ये है कि पीएम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, इसलिए वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि
पीएम साहब कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या किए क्या नहीं किए, कहाँ का गमछा ओढ़े, कहाँ की सत्तू का पराठा खा लिए, कहाँ की लिट्टी खा लिए। तो मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों पे एक पारखी नज़र रखनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाई है यहाँ पे इसको देखने के लिए, ठीक है। आप बस एक बार वीडियो देखिए, फिर जब एग्ज़ाम आने वाला फिर एक बार वीडियो देखिए, बस एकदम मस्त जाइए टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम लीजिए, क्वालिफाई करिए, जॉब करिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए। पता नहीं आजकल ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी कठिन हो गई है, जल्दी जल्दी जॉब लेके आगे बढ़िए, मम्मी पापा को अपने खुश करिए। क्योंकि मम्मी पापा को अब इस उम्र में, हम लोग इस उम्र में आ गए कि मम्मी पापा माँ बाप को हमारे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची सही से लग जाए। सही से लग जाए मतलब सही से सेटल हो जाए, वैसा नहीं कि आईएएस में लग जाए और आतंकवादी में लग जाए, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में लग जाए, मतलब एक रेप्यूटेड जॉब हो जाए। क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मिलनी चाहिए इफ़ यू आर इन दिस प्रिपरेशन फेज। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपको अच्छी पढ़ने की सुविधा है, सबसे बड़ी बात है आपको 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही थैंकफुल होना होगा भगवान को। और जब भी आप उठें, कोई भी धर्म के हो, कुछ भी हो, आप अपने इष्ट को, अपने देवता को आप एक बार धन्यवाद कीजिए। और आप अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो आप बिल्कुल गायत्री मंत्र पढ़िए सुबह उठ के, क्योंकि इससे आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाता है। तो जो जिनका नहीं हो पाता है उन्हें अपनी सैनिटी के लिए ये सब चीज़ें, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें, लोग यूँ ही नहीं कहते कि मेडिटेशन करना चाहिए, उनमें असल में एक शक्ति होती है आपको अपने कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस कंट्रोल करने की, अपने आप को मैनेज करने की, निगेटिव निगेटिव इमोशंस मैनेज करने की। तो ज़रूरी है कि आप किसी भी इष्ट देव को मानते हो। अब मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, तो मैं यही बता सकता हूँ कि आप सुबह उठ के अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं एक बार, और एक बार अगर आप दिल से धन्यवाद देते हैं, तो आप दिन भर थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा सकारात्मक सोच आपके में घर करेगी। तो बस छोटी सी गुजारिश है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान दें, क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिवर्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आपको, आजकल बहुत पका रहा हूँ। तो डिजिटल ये जो डिक्शनरी है हेमकोश, ये एक्चुअली ब्रेल असेंबलीज डिक्शनरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच रिवर होल्ड्स इंडियाज फर्स्ट केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। तो कौन सा ऐसा रिवर है, किस नदी के ऊपर पहला इंडिया का केबल कम सस्पेंशन ब्रिज बना है, मतलब केबल भी और सस्पेंशन में भी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है झेलम, कृष्णा, गोदावरी या पेन्नार। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है इसका कृष्णा। कृष्ण जी के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर केबल कम सस्पेंशन ब्रिज बना है, ठीक है। कि ये जो बना है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है अंडर भारत माला परियोजना अक्रॉस कृष्णा रिवर दैट कनेक्ट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश पासिंग थ्रू नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज, ठीक है। दिस ब्रिज अक्रॉस द कृष्णा रिवर विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड। लीजिए, और इम्पॉर्टेंट हो गया, दूसरा ऐसा ब्रिज है इंडिया का, वर्ल्ड का, और इंडिया का पहला, जो कि केबल कम सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये कहाँ पे है, कृष्णा पे है। तो आप याद कर सकते हैं कृष्ण जी हैं तो भाई सब कुछ मुमकिन है, केबल, सस्पेंशन, रेलवे ट्रैक, कुछ भी मुमकिन है। जब कृष्ण ने भगवत गीता लिख ली तो ये तो बहुत ही तुच्छी सी चीज़ है। तो आप खैर याद रखिएगा केबल कम सस्पेंशन कहाँ पे पॉसिबल है, कृष्णा रिवर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द होस्ट टू तेराई एलिफेंट रिजर्व। ये तेराई आपको रीजन पता है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है और फिर वहाँ पे मिट्टी इतनी ज़्यादा पोरस होती है कि पानी तुरंत अंदर चला जाता है, तो बहुत ही गिलगिली नमी सी, मतलब मार्शी एरिया जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में याद नहीं आ रहा, हाँ दलदली, दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। तो तराई रीजन जनरली हम लोग के यहाँ नेपाल साइड में, बिहार बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे मिलता है। तो चलिए खैर, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी ड्रॉप कर दी। तो आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द होस्ट टू तेराई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो टेराई एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल।
दोस्तों अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। अगर आप लोग बैंकिंग, एसएससी या वन डे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपको अपने बारे में भी तो पता चले कि आपको कितना पता है। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा क्या क्या बताना है आपको, कि एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और एलिफेंट किस दिन, एलिफेंट डे किस, नेशनल एलिफेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अभी उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रेट किया है तेराई एलिफेंट रिजर्व इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व भी आता है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आता है। तो ये जो तेहरी तेराई एलिफेंट रिजर्व है वुड बी सेकेंड एलिफेंट रिजर्व इन यूपी एंड 33rd ओवरऑल। तो हमारे जो भाई यूपी से आते हैं या जो बहनें यूपी से आती हैं उनको ये याद रखना है ये सेकेंड एलिफेंट रिजर्व है यूपी का। ठीक है। जो पहला एलिफेंट रिजर्व है यूपी का वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको शिवालिक एलिफेंट रिजर्व से नाम से जाना जाता है, जो कि 2009 में बना था। ठीक है। तो ये कहाँ पे है तेराई एलिफेंट रिजर्व? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है यूपी का और 33rd है इंडिया का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि स्लेंडर लॉरिस के जो है वहाँ इनके कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि तमिलनाडु इनके लिए कंजर्वेशन एरिया, एक पर्टिकुलर स्पेस इन लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा है जिससे इनकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से हो। पर क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ स्लेंडर लॉरिस। तो इससे इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे आईयूसीएन के बारे में पूछना चाहूँगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब फॉर्म हुआ था, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है। क्योंकि जो फुल फॉर्म है उसका पूछने से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत हार्डली पूछा ही जाएगा। तो जो जनरली पूछा जा सकता है वो है आईयूसीएन का ईयर ऑफ फॉर्मेशन और इसका हेडक्वार्टर। तो आप ये बताइएगा कि आईयूसीएन का हेडक्वार्टर और ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि स्लेंडर लॉरिस का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इज इट रेड, अरे सॉरी, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या नियरली थ्रेटेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एंडेंजर्ड। तो तमिलनाडु ने अभी नोटिफाई किया है इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस। ठीक है। स्लेंडर लॉरिस का पहला ऐसा कंजर्वेशन एरिया है जहां तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ठीक है। नोट ये कैडवूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। कैडवूर कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ है? करूर और दिंडीगल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ये क्या है? स्लेंडर लॉरिस क्या है? ये स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल, मतलब रात में ज़्यादा एक्टिव होने वाला मैमल है। दैट इज अर्बोरियल इन नेचर विच स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्रीज एंड आर नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। इंडिया और श्रीलंका में ये लोग ज़्यादा अच्छे से पाए जाते हैं, मतलब इनकी नेटिविटी इंडिया और श्रीलंका से है। तो अगर आपको एक फ्रेज होगा, याद होगा, इन द रेड। इन द रेड मतलब एकदम ब्रोक हो गए हैं, एकदम कंगाल हैं, एकदम बुरी दशा चल रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो किसकी स्थिति ठीक नहीं है? तो जो लेंड करता है, लेंडर होता है, उसकी आर्थिक स्थिति वो रेड में हो जाता है, इन द रेड हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उसने तो पैसे दे दिए। और बहुत कम ही लोग होते हैं, विजय माल्या जैसे लोग हैं, ये सब कहाँ लौटाते हैं पैसे, देख ही रहे हैं आप। बोले हाँ, निकल गए अपना विदेश में ऐश कर रहे हैं, आने वाले हैं, लेकिन अब देखिए कब तक आते हैं। तो स्लेंडर लॉरिस जो है ये रेड है। इसको मैं एक ट्रिक से जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्लेंडर लॉरिस है ये रेड, इसका जो स्टेटस है ये रेड है। रेड क्या है? लेंडर इन द रेड। ठीक है। ये फ्रेज भी हो गया। चलिए आपकी इंग्लिश भी तैयार हो गई थोड़ी थोड़ी। इन द रेड एक फ्रेज है जो कि है, इसको रिप्रेजेंट करता है कि ब्रोक होना, आर्थिक संकट को झेलना। तो स्लेंडर लॉरिस जो है वो आपको ये तो पता ही है, तमिलनाडु में इसकी फर्स्ट सेंचुरी डेवलप की गई है और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो रेड है और इसकी जो नेटिविटी है वो इंडिया एंड श्रीलंका में है।
यूपीएससी वाले अगर ये देख रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी की, इज इट ओनली लिमिटेड टू इंडिया एंड श्रीलंका करके, ऐसे ऐसे बहुत फंसाता है वो। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया और श्रीलंका में भी, मतलब श्रीलंका में भी पाया जाता है। इंडिया और श्रीलंका उसके नेटिविटी है, नेटिव लैंड्स हैं स्लेंडर लोरिस के, और वो इन द रेड है। आराम से आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स वर्ल्ड्स, यहाँ पे गलत है, डेवलप होगा, डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क। तो इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट सफारी पार्क कहाँ बना है? तो आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है, अगर कुछ भी जैसे सफारी जैसा है, जंगल जैसा है, तो ये गांव में ही बनेगा, ग्राम में बनेगा। ग्राम में क्यों बनेगा? क्योंकि शहर में तो जगह है नहीं, शहर में तो मानव रूपी भेड़िए टहल रहे हैं, तो वहाँ पे तो नहीं जगह है। तो जो असली भेड़िए हैं या जो असली जानवर हैं, उनके लिए जो सफारी पार्क बना है दुनिया का सबसे बड़ा, वो ग्राम में बना है। और वो जिस ग्राम में बना है उसका नाम है गुरुग्राम। ठीक है, देखिए याद हो गया, गुरुग्राम मतलब हरियाणा। तो हरियाणा में सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बना है इन गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। इस पे भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, अगर देखिए एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, आप उससे तो बहस करेंगे नहीं कि ये क्यों पूछा, ये नहीं पूछा। तो आपको याद रखना है कि गुरुग्राम और गुरुग्राम को तो चलिए मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। तो गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में ये जो सफारी पार्क होगा ये लोकेटेड होगा। ठीक है, ये 10,000 एकड़ से भी बड़ा जंगल सफारी पार्क है। तो इससे पहले जो सबसे बड़ा सफारी पार्क था वो शारजाह यूएई में था। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। शारजाह सफारी पार्क वो सबसे बड़ा जो था वो यूएई में था, और ये जो ये है हरियाणा वाला गुरुग्राम वाला सफारी पार्क वो उसका 5 गुना है। बाप रे बाप। ठीक है, तो ये सफारी पार्क था शारजाह का, और जो अपना बन रहा है वो है गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसमें 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज अचीव किया गया है? जहाँ पे जो प्रिकॉशनरी डोज का कवरेज है वो ऑलमोस्ट सबको मिल गया है, 100% आदमी इंसान कवर हो चुके हैं वहाँ पे। तो आपके ऑप्शंस हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी, लद्दाख या दिल्ली। बताइए दोस्तों। चलिए मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कौन सी ऐसी यूटी है, चलिए यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसने कि 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज को अचीव किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी, लद्दाख या दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो प्रिकॉशनरी डोज है प्रिकॉशनरी डोज, ये हर मैन को बार बार लग रही है, बार बार। ठीक है, बार बार मैन को लग रही है प्रिकॉशनरी डोज, मैन को बार लग रही है प्रिकॉशनरी डोज। तो मैन से अंडमान, निकोबार से निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में प्रिकॉशनरी डोज 100% अचीव कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 2,87,216 बेनिफिशरीज एजेड 18 वर वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोज। ठीक है, उसकी ये 100% कवरेज हो गया है इनका, बहुत खुशी की बात है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी, वहाँ की जनसंख्या के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में कोई गांव सोलर पावर्ड विलेज हो गया है, जिसको मोधेरा कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज यूज टू मेक मोधेरा सोलर पावर्ड विलेज? तो आपको ये पता ही है कि मोधेरा जो गुजरात में है, वो ये गांव है जो सोलर पावर्ड गांव हो गया है पूरा। ठीक है, पर ये किस स्कीम के तहत हुआ है आपको ये बताना है। देखिए आप तो ये ध्यान में ही दिए होंगे कि मोधेरा में हुआ है, ये गुजरात में है, ये है वो है, पर थोड़ी सी इंट्रिकेसीज की भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंसिडरिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम्स वो दिन गए कि जब बस आप वन लाइनर रट के चले जाते थे और हो जाता था। बहुत ही टिपिकल चीज़ें, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें, बहुत ही लीस्ट ऑब्जर्व्ड चीज़ें भी पूछता है अब एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दो तीन चीज़ें आपको तो पक्का हर एक क्वेश्चन में देखनी है कि
कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और किसके तहत हुआ, अगर कोई चीज़, कोई प्रोग्राम लॉन्च करके कोई एक अचीवमेंट हो रही है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, तो आपको ये ध्यान में देना है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसके अंतर्गत ऐसी अचीवमेंट है, या वो स्टैंड अलोन अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए, अगर यूपीएससी लेवल पे है तो आपको मिनिस्ट्री पूछता है, एसएससी लेवल पे है या स्टेट सर्विसेज लेवल पे है तो आपको प्रोजेक्ट पूछता है कि किस किस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम हुआ है, ठीक है। और आप बहुत ही मतलब आरआरबी टाइप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे शायद आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कि ये मोधेरा जो सोलर पावर विलेज, जो कि सोलर पहला ऐसा कौन सा गांव है जो सोलर पावर विलेज बना है, ठीक है, तो मोधेरा है। पर आपको आरआरबी से लेके यूपीएससी तक हर एक चीज़ को टारगेट करना है अगर आप एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे ना आरआरबी वाला कम है, ना यूपीएससी वाला ज़्यादा है, ना स्टेट सर्विसेज वाला कोई कम है, सभी बराबर हैं। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, उसको बस एग्जाम बनाने से मतलब है, क्वेश्चंस फ्रेम करने से मतलब है। तो आप ये भूल जाइए कि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है या ये आरआरबी लेवल का क्वेश्चन है या ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जीडी का। बिल्कुल ये मत सोचिएगा, बस आप ये सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए आंसर इसका क्या है, प्रोजेक्ट सूर्यग्राम, प्रोजेक्ट सूर्य ज्योति, प्रोजेक्ट सूरजग्राम, या प्रोजेक्ट सूर्य किरण। तो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोधेरा जो है गुजरात में वो सोलर पावर्ड विलेज बना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोजेक्ट सूर्यग्राम, ठीक है। गुजरात मोधेरा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, बाय मीटिंग इट्स 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यूजिंग ऑन साइट सोलर। तो ये जो अचीव किया गया था ये प्रोजेक्ट सूर्यग्राम के अंतर्गत अचीव किया था, ठीक है। इसकी वजह से ये मोधेरा इंडिया का पहला ऐसा गांव है जहाँ 24/7 सोलर पावर आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सूर्यग्राम के अंतर्गत सूर्यग्राम, सूर्यग्राम जो सूर्य सोर्स से आप समझ ही जाएंगे, और मोधेरा अपने आप में गांव है, गांव में क्या नाम है, ग्राम। तो सूर्यग्राम, सूर्यग्राम के अंतर्गत मोधेरा को सोलर पावर विलेज बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये बस आपके लिए एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया के दो और बीच, मिनिकॉय का थुंडी बीच और कदामत बीच, बोथ इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के ही दोनों, मिनिकॉय तो आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप में है, तो मिनिकॉय का थुंडी बीच और कदामत बीच लक्षद्वीप में जो है उनको ब्लू फ्लैग से अकॉर्ड किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। ये तभी उन्हीं को अकॉर्ड किया जाता है जो कि 33 क्राइटेरिया ऑफ फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के जो 33 क्राइटेरिया होते हैं उनको मीटअप करते हैं, तभी इनको ब्लू फ्लैग सा इकोनॉमिक लेवल दिया जाता है कि ये बहुत ही वेल मैनेज्ड, सस्टेनेबली डेवलप्ड ये लोग बीचेस हैं। और इनको तो एक क्या होता है कि टूरिज़्म को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि हाँ यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं, ज़्यादा कूड़ा नहीं फैलता है, ज़्यादा हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखा जाता है, तो इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और टूरिज़्म को प्रमोशन मिलता है। तो कौन से दो बीच हैं, थुंडी कदामत, ठीक है। थुंडी मतलब ठुड्डी, और कदम कहाँ पे है, लक्ष्य पे। ठुड्डी और कदम हमेशा लक्ष्य पे ध्यान, ठुड्डी और कदम के बल पे लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ठुड्डी और कदम लक्ष्य की ओर, हमेशा फेस आगे, कदम अपने उस तरफ जहाँ आपका लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आराम से देखिए याद हो गया, ठुड्डी बीच, कदम बीच, दोनों कहाँ हैं, लक्ष्य में है, इनको ब्लू फ्लैग मिला है, बस इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़, ये देखिए कितनी गलती होती है, अब अकेला आदमी हूँ तो गलती तो होंगी, यहाँ विच होगा, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक, अब कितना उसमें आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो कम से कम मुझे इसमें डिसहार्टनिंग नहीं होगी कि लोग मुझसे इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इसको दरकिनार कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए, और जो मेन फैक्ट है, जो कोर है, आप उस पर ध्यान दीजिए, और प्लीज़ अपना सपोर्ट करिए भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कमीशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
विंड सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी इन जैसलमेर राजस्थान। तो दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट, मतलब ये हाइब्रिड पावर प्लांट है कि विंड और सोलर दोनों का इस्तेमाल करके एनर्जी क्रिएट करेगा। तो इसकी ये कहाँ पे है, पहली बात तो आपको याद रखना ये जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में है। तो किसको इसने कमीशन किया है, इससे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि किस इन पर्टिकुलर एजेंसी ने लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट कमीशन किया है, तो आप जगह का नाम बताइए। तो आप देखिए जो भी क्वेश्चन होगा उसका उल्टा भी रिवर्स भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस आपने ध्यान दिया हाँ वर्ल्ड बैंक है उसने कुछ किया पर आपसे, तो इसी में यहाँ पे बात आती है आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं चीज़ों को लेके, फैक्ट्स को लेके कितने ऑब्जर्वेंट हैं, या बस रट्टू तोता तो नहीं है, हाँ आप और चीज़ें भी ध्यान में दे रहे हैं ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अदानी ग्रीन, जी हाँ। तो ये बहुत दानी है, जो कि अदानी है, जो कि दूसरे सबसे अमीर आदमी हो चुके हैं। तो इनकी कंपनी ने ऑब्वियसली 600 मेगावाट का वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में स्टैब्लिश किया है, कमीशन किया है। तो आपको याद रखना है दानी जैसा ही आदमी या दानी जैसा ही इंसान सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट कमीशन कर सकता है, ठीक है। जैसा से जैसलमेर हमको पता है, आपको पता ही होगा कि राजस्थान में है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ट्रिक हो गई और इसका सही आंसर है अदानी ग्रीन। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी इन जैसलमेर राजस्थान में कमीशन किया है, ठीक है। अब इसको ये जो स्पेसिफिक्स हैं इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना भी नहीं पूछेगा कि कितने प्रति घंटा की रेट से उन्होंने बिजली खरीदी बिजली बेची, ये सब आपका वो नहीं है। आपका कंसर्न ये है कि आपको लोकेशन याद रख करनी है और आपको ये याद रखना है कि किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कमीशन किया है, ठीक है। तो किसने कमीशन किया है, दानी जैसा ही कोई विंड सोलर पावर प्लांट कमीशन कर सकता है। दानी से अदानी ग्रीन, जैसलमेर जैसा से जैसलमेर, ठीक है। तो अदानी ग्रीन जैसलमेर लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गो लाइव ऑन ONDC। तो ONDC जानते हैं ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। तो आप मुझे ONDC के बारे में बताइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं गूगल पे, एयरटेल थैंक्स, पेटीएम या मास्टर कार्ड। लाइव मतलब किसने बेटा टेस्ट किया है ONDC के लिए, लाइव जाने का मतलब ये होता है किसने टेस्ट किया है, ठीक है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेटीएम, ठीक है। ये बेंगलुरु में टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो पेटीएम मॉल बिकम्स फर्स्ट टू गो लाइव ऑन ONDC इन बेंगलुरु बेटा टेस्ट पेटीएम मॉल ऑफ पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये पहला ऐप है टू गो लाइव ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इन्होंने बेंगलुरु में भी बेटा टेस्टिंग शुरू की थी। अब काम क्या करेगा, इट विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल इंडिपेंडेंस फॉर स्मॉल बिजनेस वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स इन इंडियन मार्केट, ठीक है। कोई भी काम हो रहा है उसके पीछे कोई पर्पस है, तो आपको ये याद रखना है कि पर्पस क्या है, क्यों लॉन्च हो रहा है। वरना सरकार के पास ऑलरेडी इतनी फंडिंग की क्रंच है, इतना पैसा कम है, फिर भी अगर कुछ चीज़ वो लॉन्च करती है, कोई आइडिया देती है, कोई आइडिया इंट्रोड्यूस करती है देश में, तो उसके पीछे कोई ना कोई बिगर पर्पस रहता है, ठीक है। तो हमें बिगर पर्पस याद रखना है क्योंकि बिगर पर्पस के ही अराउंड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पेटीएम। पेटीएम ऐसा है जो पहली बार लाइव गया है ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात तो ये है कि इसमें जो भी टर्म इंक्लूडेड है उसमें फर्स्ट है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट जहाँ पे भी जुड़ेगा, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, फर्स्ट जज, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट CNG, फर्स्ट CBG, ऐसे कर करके अगर पहला जिसके भी साथ लग जाता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको इसको ध्यान में खासा रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों क्वेश्चन है सॉरी, विच पंचायत हैज़ बिकम फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत।
दोस्तों मैंने अगर पढ़ा ना होता तो मैं वो पंचायत वाले, वो है ना फुलेरा की पंचायत, बलिया में फुलेरा की पंचायत, आपने वेब सीरीज़ देखी होगी पंचायत, जिसमें जी अ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जीवन कुमार, जितेंद्र कुमार, जी जितेंद्र कुमार सर हैं उसमें। तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, मतलब सॉरी थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, पर ये सब बातें थोड़ा करते रहना चाहिए। तो अगर आपने पंचायत नहीं देखा तो आप समय निकाल के आप खाना खाते टाइम ज़रूर देख सकते हैं, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए। तो बहुत ही इनोसेंट सी कहानी है एकदम, कि शहर की चकाचौंध से, शहर के मोटे मोटे पैकेज से दूर एक इंसान, एक आदमी आता है पंचायत में, गांव में, वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो। फिर कैसे 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 उनकी जर्नी इवॉल्व होती है। उसमें बेहतरीन अदाकारा भी हैं, बेहतरीन जैसे नीना गुप्ता जी भी हैं, बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने उसमें। देखिए पत्नी पंचायत का भी कॉन्सेप्ट है उसमें, डीएम साहब साहिबा भी हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि एक इनोसेंट सा कॉन्सेप्ट एक आपको जोड़े रखेगी पूरी सीरीज पूरे टाइम तक। ठीक है, तो आप 2 सीज़न आए हैं शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो हाँ, 2 सीज़न आए हैं और बहुत बहुत बढ़िया सीज़न है, आप ज़रूर देखिएगा समय निकाल के। कि पंचायत नाम से, ये शायद अमेज़न प्राइम पे है, किसी पे है, मतलब कोई किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो खैर इसका आंसर फुलेरा पंचायत नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। तो इस क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए, और क्षमा चाहूँगा डेविएट होने के लिए। पर मैं इतनी देर से बोलता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन ही रिलेटेड चीज़ें बोलता रहता हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो थोड़ा सा भाई हूँ आपका, थोड़ा छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और छोटा भाई समझ के ही सपोर्ट भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट करिएगा, थोड़ा मुझे भी पता चले, मेरे बारे में पूछिए, मैं आपके बारे में पूछूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना सिलसिला चलता रहेगा। फिर आप नौकरी पा जाइएगा, मुझे खुशी होगी। मुझे आप बताएंगे नहीं, मुझे आप कुछ दे ही नहीं देंगे, पर एक आपको लगता होगा ये जो सारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं, मतलब ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, ये बोलते हैं कि आपकी जॉब लगेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर आपका कोई पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं है उनके साथ। ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मुझे, मेरा शायद वीडियो एक लोग भी ना देखें, शायद 10 लोग देखें, 50 लोग देखें, पर कोई भी एक देखेगा। जैसे मैंने मान लीजिए किसी डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल एजुकेटर का मैंने वीडियो देखा, जीएस वीडियो, कोई भी वीडियो देखा, मेरी कहीं नौकरी लग गई आगे जाके, तो मेरे दिमाग, मेरे जहन में पता होगा ना मुझे कि एक जो क्वेश्चंस थे या जो भी कॉन्सेप्ट थे जिसकी वजह से मैंने सॉल्व किया क्वेश्चंस, जिसकी वजह से मैंने अच्छा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मेरी नौकरी लगी, मैं पर्टिकुलर मेरे जहन में तो रहेगा ही ना। मैं भले किसी को बताऊँ ना, पर मेरे जहन में रहेगा ना कि मैंने मृणाल की इकॉनमी पढ़ रखी है, या कहीं से भी किसी की भी चीज़ पढ़ रखी है। तो ये उन लोग को बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। आप कभी कोई भी एफर्ट करेंगे और आपका उससे कोई एफर्ट का जो रिजल्ट होगा उससे डायरेक्ट लिंक भी ना हो, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप, मैं थोड़ी सी भी सहायता इतने अस्त व्यस्त जीवन में किसी की भी थोड़ी सी सहायता, हेल्प कर पाऊँ नौकरी लगवाने में, एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में, एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन भी कराने में, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। क्योंकि दोस्तों बात ये कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं मुझे जीवन में, तो यही छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट में अपनी खुशियाँ खोजना शुरू कर दिया है। खैर अपना रोना नहीं रोऊंगा आप लोगों के सामने। तो चलते हैं, बताइए क्वेश्चन है, विच पंचायत हैज़ बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पुलमपारा, मेढक, अनंतनाग या बालमेरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आपको पता ही होगा, तो इजी क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन हो गया है, पुलमपारा। ठीक है, पुलमपारा ये कहाँ है, केरला में है। तो पुलमपारा जो है वो बिकम्स द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। तो 14 से 65 के वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की गई है अंडर डीजी पुलमपारा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पहला ऐसा, अब केरला में ये वहाँ 100% लिटरेसी है, तो वहाँ पहले तो उनने आराम से पढ़ा लिया, काका काका सब एकदम बेसिक नॉलेज है, तो इसलिए उस बेस के ऊपर वो ये डिजिटल एजुकेशन वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमारे स्टेट्स में लैकिंग यही है, जो बिहार, हमारा बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पे ये है कि डिजिटल, अरे सॉरी, बेसिक लिटरेसी नहीं है लोगों में। डिजिटल तो आप छोड़ दीजिए, लोग को पढ़ना नहीं आता, लोग पिछड़े हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना सर। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर सरकार को दोषी नहीं दे रहा हूँ, पर हम जो देख पा रहे हैं वो यही है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ एजुकेशन में। आप अभी भी ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रही हो जो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में एक बढ़िया कदम है, पर आपको पहले जो जो बात है कि आपको पहले बेसिक
बहुत जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एजुकेशन का, उसे डेवलप करना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़रूरी, आप कितने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, उनको आप रोप इन करिए, उनको आप अच्छे पैकेजेस दीजिए, उनसे उनसे आप देखिए कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, आप उनको हायर करिए। बेहतरीन, आपके पास तो इतने ऑप्शंस हैं। और सरकार के लिए, जिनको जिनको जो सच में पैशनेट है पढ़ाने के लिए, वो किसी भी लेवल पे पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर उनका पैशन है पढ़ाना, तो वो एक कमरे में भी पढ़ा लेंगे, वो एक बहुत बड़े मॉल में भी पढ़ा लेंगे, वो कहीं भी पढ़ा लेंगे। पर आप उन्हें मौका दीजिए, उन्हें आप रोपन करिए फॉर स्कूल सर्विसेज, उनको इंसेंटिव्स दीजिए, उनको मोटिवेट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गांव में पढ़ाएं, या मतलब डिजिटली तो पढ़ाएं, ऑब्वियसली डिजिटल माध्यम बहुत ज़्यादा वाइडर रीच है डिजिटल की, पर उन्हें वो भी करिए कि वो कुछ अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हीं के कोर्सेज लोग बच्चों को रिकमेंड करिए। एमडीएस मील, जो ये मिड डे मील देते हैं, आप उसके साथ साथ 2 GB इंटरनेट भी दीजिए। ऑब्वियसली नुकसान है कुछ उसके, वो होंगे कि आप अब कोई मतलब अनसोलिसिटेड चीज़ें देख रहा है या है, पर वो है। पर जिसको पढ़ना है, आप कम से कम एक सर्विसेज तो प्रोवाइड कीजिए। आप बताइए, यूट्यूब पे मृणाल की इकॉनमी है, किसी की पॉलिटी है, किसी की, अब मुझे ज़्यादा तो नहीं पता एसएससी के बारे में, पर गगन सर हैं मैथ्स पढ़ाने वाले, राकेश सर हैं, राकेश यादव सर, कितने कितने बेहतरीन टीचर हैं वो लोग। तो कम से कम आप कुछ नहीं तो आप उन्हीं लोग से उन्हीं के उनको प्रोवाइड करिए। पहले जो आपके टीचर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं टीचर्स हैं, उनको देखिए कि वो कैसे पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर कैसे पढ़ाते हैं, मृणाल सर कैसे पढ़ाते हैं, कितनी बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से बताते हैं। तो ये सब करना चाहिए। तो इसी तरीके से डिजिटल लिटरेट पंचायत हुई है पुलमपारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको बहुत समय ले रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, बस ख़त्म होने वाला है, 3-4 स्लाइड और बची है, तो हम समापन की ओर हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which community has recently awarded scheduled tribe status in जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों, इससे पहले आप इसका आंसर कहिए, मुझे आप ये बताएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो हमारे आर्टिकल के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है भूटिया कम्युनिटी, बेटा कुरुम्ब कम्युनिटी, तोड़ा कम्युनिटी, या पहाड़ी कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको नहीं भी आता है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो पात्र खाली है वही तो भरेगा, जो भरा ही है ऑलरेडी वो क्या भरेगा। ठीक है, तो जो खाली है उनके लिए तो स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहाड़ी। अब ये तो आसान है, पहाड़ी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतने पहाड़ हैं, तो पहाड़ी कम्युनिटी है जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, भूटिया जो ट्राइब है ये सिक्किम में पाई जाती है, बेटा कुरुम्ब जो है ये कर्नाटका में पाया जाता है, और ये जो तोड़ा कम्युनिटी है ये नीलगिरीज में पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरीज तमिलनाडु में। तो 4 अक्टूबर को होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलेगा पहाड़ी कम्युनिटी को इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये इनको एसटी रिजर्वेशन मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं, जो कागज पत्री लगा के इनको आराम से एसटी रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे इनको रिजर्वेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इन जनवरी 2020 में पहाड़ी कम्युनिटी को ओबीसी का स्टेटस दिया गया था विद 4% कोटा, पर अब इनको ओबीसी से अपडेट करके इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, होपफुली इनको फ़ायदा हो, इनके यहाँ के लोग भी आगे आएँ। जम्मू कश्मीर हमेशा से एक ट्रबल्ड स्टेट रहा है, तो हमारी सरकारों की कुछ गतिविधियों से, या पाकिस्तान प्रदेश ये पड़ोसी सरकार की कुछ उम्मीदों से ये बहुत ही ट्रबल्ड स्टेट रहा है बेचारा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पर्टिकुलरली चाहता हूँ यहाँ के लोग थोड़ा सा आएँ, जैसे डॉक्टर शाह फैज़ल थे हमारे आईएएस ऑफिसर, इतने बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, तो आएँ यहाँ से निकल के भी आएँ, क्योंकि हमें विविधता है हमारे देश में, विविधता इसीलिए हमारा देश इतना प्यारा है या इतना बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ विविध तरीके के लोग हैं, व्यंजन है, बोली है, डायलेक्ट है, हर चीज़ है। तो कम्युनिटी से आए लोग, आगे बढ़े, इनको भी डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट हर किसी के हिस्से में आना चाहिए, ये डेवलपमेंट सिर्फ ऑक्सफैम रिपोर्ट की 1% लोगों के हिस्से में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको, हो सकता है मैं कम्युनिस्ट साउंड कर रहा हूँ या जो भी मैटर है, तो लेकिन बात यह है कि अब जैसे ख़त्म होने वाला है वीडियो, तो मैं आपको एक और बहुत अच्छी सी
पोएम के 2 लाइनें सुना चाहूँगा। अगर आप नागार्जुन को जानते हैं दोस्तों, तो वो बहुत बड़े से हिंदी राइटर थे। तो उन्होंने लिखा था, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, रोजी रोटी मतलब लाइवलीहुड, और हक की बातें राइट्स, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रोजी रोटी की बात बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट में सबका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, जो डेवलपमेंट पाए है वो सबके हिस्से में जानी चाहिए। कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस सेक्शन, उसको किसी पर्टिकुलर सेक्शन कॉर्नर नहीं करना चाहिए लायन शेयर ऑफ दैट डेवलपमेंट पाए। ठीक है, तो पहाड़ी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर को स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट हैज़ बीन चेंज टू अयोध्या कैंट, मतलब किस कैंट का नाम बदल के अयोध्या कैंट रख दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है फिर फैज़ाबाद कैंट। ठीक है, तो फैज़ाबाद कैंट का नाम बदल के अयोध्या कैंट रख दिया गया है। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट ने फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या रख दिया था 2018 में। तो इस कैंट का नाम बदलने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आ चुकी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया है, इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है फैज़ाबाद को अयोध्या कैंट में नाम करने का। ठीक है, तो अयोध्या कैंट बदल के फैज़ाबाद कैंट बदल के हो गया है अयोध्या कैंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन इज इंडियन रेलवे एम्स टू गो नेट ज़ीरो एमिटर। तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर इंडियन रेलवे ने कब अपना लक्ष्य बनाया है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब याद रखना चाहिए। जैसे मैंने एक स्लाइड में आपको बताया था कि जो कोल मिनिस्ट्री का जो एम है 2025-26 तक कोल प्रोडक्शन का, वो है 123 बिलियन। ठीक है, तो ऐसे देखिए 123 आराम से याद हो गया। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि न जाने किस दिन हम लोग का ख़राब दिन हो, एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठो तो पिल्ला काट ले जाता है। तो इसीलिए उन आपको कोई पिल्ला इल्ला ना काटे, तो इसके लिए मैंने हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इसमें। तो आपके ऑप्शंस हैं 2030, 2027, 2035 या 2025। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2030 सॉरी। ठीक है, तो इंडियन रेलवे एम्स टू बिकम अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। ग्रेजुअली अपना कार्बन फुटप्रिंट रीच करेगी टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। ये कैसे होगा? बाय इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक्स एंड फोकसिंग ऑन बूस्टिंग नेटवर्क कैपेसिटी। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो कोल वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो आराम से धीरे 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 करके कार्बन फुटप्रिंट से हो जाएंगे वो नेट ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ नोटिफाइड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुर्गावती टाइगर रिजर्व का जो नोटिफिकेशन है वो किस स्टेट ने जारी किया है? आपके को ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है उसकी नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश ने जारी की है। ये जो नया रिजर्व है ये पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स के लिए एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये नरसिंहपुर, दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट में एमपी के ये टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है। ठीक है, इजी पीजी। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नोटिफाई किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य से दूर है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं, मध्य मतलब सेंटर। तो याद रखिएगा सेंटर से दूर दुर्गावती। ये भी याद रखते हैं ना, टाइगर सेंटर से दूर है। ठीक है, टाइगर सेंटर से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि दुर्गा सेंटर से
क्योंकि मध्य दूर है टाइगर से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मेरी आवाज़ अब आपको थोड़ी थकी हुई लग रही हो, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से लगातार बोले जा रहा हूँ। तो बस मैं ख़त्म होने वाला, ये शायद लास्ट स्लाइड है, ये जैसे लास्ट स्लाइड है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा आप लोगों का, कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। तो बस थोड़ा सा और आभार प्रकट करने का मौका दीजिए मुझे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि मैं बहुत ही ख़राब पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बोरिंग है, मोनोटोनस है, नहीं मज़ा आ रहा है, लेकिन प्लीज़ देखिए, कमेंट करिए, तभी तो मैं सीखूँगा आप लोग से। तो बस यही सी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा। ठीक है।